तो क्रिया टॉपिक चल रहा था हमारा, और क्रिया टॉपिक में हम रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ रहे थे। और जो क्रिया के भेद थे इसमें से 3 हम कंप्लीट कर चुके थे, चौथा हमारा संयुक्त क्रिया था। संयुक्त क्रिया में हमने आपको बताया था कि संयुक्त क्रिया के टोटल 12 भेद होते हैं। 12 भेद में से हमने आपको 6 भेद पहले ही कंप्लीट करा दिए थे पिछले वाले पार्ट में। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं बाकी के जो भेद हैं उन्हें पढ़ने वाले हैं। तो हमारा 7वां भेद है शक्यता बोधक क्रिया। अब ये शक्यता बोधक क्रिया क्या होता है? जहाँ पर शक्ति या सामर्थ्य का प्रदर्शन हो। जहाँ शक्ति या सामर्थ्य का प्रदर्शन होगा वो कौन सी क्रिया कहलाएगी? शक्यता बोधक क्रिया। ये संयुक्त क्रिया का 7वां भाग है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि यह मैं भी कर सकता हूँ। यह मैं भी कर सकता हूँ, यह मैं भी खा सकता हूँ, यह मैं भी पी सकता हूँ। तो इस प्रकार के जो भी वाक्य होंगे ये सारे ही वाक्य किस में आएंगे? आपके शक्यता बोधक क्रिया में। इसके बाद आपका 8वां पार्ट है इच्छा बोधक, जहाँ व्यक्ति अपनी इच्छा को व्यक्त करे। जहाँ व्यक्ति अपनी इच्छा को व्यक्त करेगा वहाँ कौन सी क्रिया होगी? इच्छा बोधक क्रिया। जैसे कि मैं यह खाना चाहता हूँ। ठीक, मैं यह खाना चाहता हूँ, मैं यह पीना चाहता हूँ, मैं यह करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार के जितने भी वाक्य होंगे वो सभी किस में आएंगे? आपके इच्छा बोधक क्रिया में। ठीक, इसके बाद है आपका आवश्यकता बोधक। इसमें जब कार्य करना पड़े, या आप कह सकते हो जब कार्य करना पड़े या जब कार्य करने की आवश्यकता हो। यानी कि बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करना जरूरी होता है, यानी करने ही पड़ते हैं हमको। तो ऐसे जो क्रिया होंगी वो सब किस में आएंगी? आवश्यकता बोधक में। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, मुझे प्रतिदिन बाजार जाना पड़ता है। मुझे प्रतिदिन बाजार जाना पड़ता है, मुझे उसे अपने साथ लेकर जाना पड़ता है, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इस प्रकार के जितने भी वाक्य होंगे, यानी कि मुझे यह कार्य करना पड़ता है, इस प्रकार के जो भी वाक्य होंगे वो आएंगे आपके आवश्यकता बोधक क्रिया में। ठीक, तो इस प्रकार से आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट क्रिया है 10वीं अनुमति बोधक। अनुमति बोधक ऐसी क्रिया होती है जहाँ पर अनुमति देने की बात आए। ठीक, जहाँ अनुमति देने की बात आएगी वहाँ कौन सी क्रिया होगी? अनुमति बोधक। जैसे कि उसे पढ़ने दो, या खेलने दो, या उसे जाने दो, उसे पढ़ने दो, उसे खेलने दो, उसे आने दो। इस प्रकार से जितनी भी क्रियाएं होंगी जहाँ अनुमति देने की बात आएगी वहाँ कौन सी क्रिया होगी? अनुमति बोधक। इसके बाद है आपका निश्चय बोधक। यहाँ पर किसी कार्य को करने का निश्चय कर लेना। जहाँ पर ऐसी बात आएगी जैसे कि किसी कार्य को करने का हमने निश्चय कर लिया हो, किसी ने किसी कार्य को करने का निश्चय कर लिया हो, तो वहाँ पर निश्चय बोधक क्रिया होगी। जैसे मैं नौकरी पाकर रहूँगा। ठीक, मैं नौकरी पाकर रहूँगा, मैं उसे पीट कर रहूँगा, मैं यह कार्य करके रहूँगा, मैं
वहाँ जाकर रहूँगा, मैं वहाँ से आकर रहूँगा। इस प्रकार की जितनी भी क्रियाएं होंगी जहाँ पर ऐसा लगेगा जैसे कि किसी कार्य को करने का निश्चय कर लिया है, तो वो कौन सी क्रिया होगी? आपकी निश्चय बोधक क्रिया। ठीक, इसके बाद है आपका अवकाश बोधक। इसमें जब मुश्किल से ही किसी कार्य को कर पाया जाएगा, यानी कि ऐसा लगेगा जैसे कि किसी कार्य को किया जा रहा है लेकिन बड़ी ही मुश्किल से कर पाए हैं इस कार्य को, तो वहाँ पर क्या होगा? अवकाश बोधक क्रिया होगी। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं मुश्किल से ही उससे जीत पाया, मैं मुश्किल से ही उससे जीत पाया, मैं मुश्किल से ही उससे लड़ पाया, मैं मुश्किल से ही वहाँ पहुँच पाया। इस प्रकार की जितनी भी आपकी क्रियाएं होंगी वो कौन सी क्रियाएं होंगी? आपकी अवकाश बोधक क्रिया। ठीक, तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया के टोटल आपके 12 वेद जो थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर हमें एक क्रिया और पढ़नी है, यानी कि संयुक्त क्रिया जो होती है इसके साथ साथ एक क्रिया और होती है जो कि हमको कन्फ्यूज करती है, जिसे हम कहते हैं यौगिक क्रिया। संयुक्त क्रिया और यौगिक क्रिया ये दोनों ही क्रियाएं जो होती हैं वो 2 या 2 से अधिक क्रियाओं से मिलकर बनी होती हैं। इस प्रकार से ये दोनों ही क्रिया हमें कंफ्यूज करती हैं। तो हमें क्या करना है कि संयुक्त क्रिया और यौगिक क्रिया इन दोनों में अंतर समझना है कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हमें पढ़ना है वो है आपका संयुक्त क्रिया और यौगिक क्रिया में अंतर। देखिए संयुक्त क्रिया और यौगिक क्रिया होता क्या है? देखिए संयुक्त क्रिया और यौगिक क्रिया ये दोनों ही ऐसी क्रियाएं होती हैं जो 2 या 2 से अधिक क्रियाओं से मिलकर बनी होती है। 2 या 2 से अधिक क्रियाओं से मिलकर जो क्रिया बनी होती है उसे हम संयुक्त क्रिया भी कहते हैं और यौगिक क्रिया भी कहते हैं। लेकिन इनमें एक खास अंतर क्या होता है कि यदि 2 या 2 से अधिक क्रियाओं से मिलकर बनी है उसे हम संयुक्त क्रिया कह रहे हैं, तो उसमें जो क्रियाएं जो मिलकर जिन क्रियाओं से मिलकर वह क्रिया जो बनी है, यदि उन क्रियाओं को यदि हम अलग अलग स्वतंत्र रूप से प्रयोग करें तो वह अलग अलग स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकती है। यदि हम यौगिक क्रिया की बात करें तो यौगिक क्रिया जो 2 या 2 से अधिक क्रियाओं से मिलकर बनी है उन यदि क्रियाओं को अलग अलग रूप से प्रयोग किया जाए, यानी कि स्वतंत्र रूप से अलग अलग उन्हें प्रयोग किया जाए, तो उन्हें हम अलग अलग रूप से प्रयोग कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपकी जो संयुक्त क्रिया है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, राम छत से कूद गया। ठीक, राम छत से कूद गया। अभी देखिए यहाँ पर ये 2 क्रियाएं हैं, पहली और ये दूसरी। यदि इनमें से एक भी क्रिया को यदि हम कैंसिल कर देते हैं तो वहाँ पर जो अर्थ निकलना चाहिए जो वाक्य का, वह अर्थ नहीं निकल पाएगा। जैसे कि राम छत से कूद गया, ये आपका पूरा एक वाक्य है जिसमें हमने दोनों क्रियाओं को एक साथ प्रयोग किया है। अब देखिए यदि हम इसे कैंसिल कर दें, राम छत से कूद, यदि गया नहीं साथ में बोलेंगे तो जो अर्थ निकलना चाहिए वह अर्थ नहीं निकलेगा। यदि इसी प्रकार से यदि हम इसे कैंसिल करें तो राम छत से गया, तो यहाँ पर अर्थ कंप्लीटली निकल रहा है, यहाँ पर अर्थ कंप्लीटली नहीं निकल रहा है। तो इस प्रकार से जो भी आपकी ऐसी क्रियाएं होंगी जिनका अर्थ कंप्लीट रूप से नहीं निकलेगा, जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से अलग अलग प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो वो कौन सी क्रियाएं होंगी? आपकी संयुक्त क्रियाएं होंगी। और पिछले पार्ट में हमने आपको संयुक्त क्रिया के बारे में इन डिटेल सब कुछ पढ़ा दिया था। ठीक, इसके बाद हमें समझना है यौगिक क्रिया के बारे में। देखिए यौगिक क्रिया क्या होती है? 2 या 2 से अधिक क्रियाओं से मिलकर बनी होती है, आपको अच्छे से पता है। और स्वतंत्र रूप से जिन क्रियाओं से मिलकर बनी होती है उन क्रियाओं को हम स्वतंत्र रूप से अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यौगिक क्रिया बनी कैसे होती है ये चीज़ हमें समझनी है। मूल धातु प्लस यौगिक धातु, मूल धातु और यौगिक धातु इन दोनों से मिलकर जो बनी होती है उसे कहते हैं हम यौगिक क्रिया। अब ये मूल धातु और यौगिक धातु होता क्या है तो इस चीज को समझते हैं। देखिए जैसे कि मूल धातु एक होता है आपका यौगिक धातु। अब ये मूल धातु क्या होता है?
जिसके साथ कुछ ना जुड़ा हो, ठीक, जिसके साथ कुछ ना जुड़ा हो। लेकिन यौगिक धातु क्या होता है? तो यौगिक धातु वह धातु होता है जिसके अंत में आ प्रत्यय जुड़ा हो। जैसे कि राम सीता की आवाज सुनते ही उठ बैठा, ठीक, राम सीता की आवाज़ सुनते ही उठ बैठा। अब यहाँ पर ये जो उठ बैठा, ये क्या है आपका? ये एक संयुक्त क्रिया, सॉरी यौगिक क्रिया है, ठीक। ये उठ बैठा क्या है? आपकी यौगिक क्रिया है, ठीक। अब यहाँ पर ये जो उठ है, इसके साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, तो ये क्या है आपका? मूल धातु। और यौगिक धातु क्या होगा? जिसके साथ में बड़ा आ प्रत्यय जुड़ा होगा। तो बड़ा आ प्रत्यय किसके साथ जुड़ा हुआ है? बैठा के साथ। यदि यहाँ पर होता बैठ, तो ये होता आपका मूल धातु ही होता, लेकिन इसके साथ क्या है? बड़ा आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है आपका? यौगिक धातु, ठीक। ये है आपका यौगिक धातु और ये उठ है आपका, ये है आपका मूल धातु। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। और एग्जांपल से समझते हैं। खाना खिलाना, उठना बैठना, चढ़ना उतरना, मारना पीटना। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है जैसे कि मूल धातु क्या होगा? जिसके साथ में कुछ भी जुड़ा नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है आपका चल में क्या है? कुछ भी जुड़ा नहीं है, तो ये क्या है आपका? मूल धातु है। ये यौगिक धातु की बात की जाए तो चला, इसके लास्ट में आप क्या? आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है आपका? यौगिक धातु, ठीक। तो इस प्रकार से आपका ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमें समझना है पूर्वकालिक क्रिया, और इसके साथ साथ हमें पूर्वकालिक क्रिया के साथ तात्कालिक क्रिया में भी अंतर समझना है। यानी कि हमें पूर्वकालिक और तात्कालिक क्रिया में अंतर समझना है। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा 5वां पॉइंट है पूर्वकालिक क्रिया, जिसके साथ साथ हमें समझना है तात्कालिक क्रिया। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी क्रिया है जो कि पूर्वकालिक क्रिया है और कौन सी क्रिया है जो कि आपकी तात्कालिक क्रिया है। तो बहुत ही इजी है। जैसे कि मूल क्रिया प्लस कर प्रत्यय, ठीक। मूल क्रिया के साथ जब आपको कर प्रत्यय दिखेगा तब होगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया। अब इसी प्रकार से जो तात्कालिक क्रिया होती है उसमें होता है मूल क्रिया प्लस ही प्रत्यय, ठीक। मूल क्रिया के साथ जब आपको ही प्रत्यय दिखेगा तब आप बोलोगे कि ये एक तात्कालिक क्रिया है। एग्जांपल से समझते हैं। कुत्ता गिरकर मर गया, ठीक। कुत्ता गिरकर, यानी गिर फिर उसके बाद कर प्रत्यय लगा है, तो यहां पर क्या होगी? मूल क्रिया। इसी प्रकार से आप बोल सकते हो लिखकर, चढ़कर, पढ़कर। तो इस प्रकार से आप काफ़ी सारी क्रियाएं बना सकते हो। जो भी क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होंगी जिसके साथ में कर प्रत्यय लगा होगा तो वो होगा आपका पूर्वकालिक क्रिया। इसी प्रकार से जो तात्कालिक क्रिया होगा उसमें ही प्रत्यय लगा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। कुत्ता गिरते ही मर गया। देखिए, कुत्ता गिरकर मर गया, इसी प्रकार से कुत्ता गिरते ही मर गया, यानी गिरते यहाँ पर ये एक क्रिया है और यहाँ पर क्या लगा है? ही प्रत्यय लगा है। तो यहाँ पर ही प्रत्यय लगा है तो वो क्या है? तात्कालिक क्रिया। और यहाँ पर कर प्रत्यय लगा है तो वो है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। तो आपका अंतर अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं
लिखते ही, पढ़ते ही, चलते ही, रुकते ही, किसी प्रकार की बहुत सारी क्रियाएं आप खुद ही बना सकते हो। इस प्रकार से क्रियाएं, जो भी क्रियाएं होंगी जिसमें ही प्रत्यय लगा होगा वो होगी आपकी तात्कालिक क्रिया, और जिसमें कर प्रत्यय लगा होगा वो होगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया। तो इसके बाद हमें समझना है नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया जो होती है, इसके साथ साथ एक क्रिया और होती है जो कि हमें कंफ्यूज करती है, उसे कहते हैं हम नाम बोधक क्रिया। तो हमें नाम धातु क्रिया और नाम बोधक क्रिया, इन दोनों में भी अंतर समझना है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमें समझना है नाम धातु और नाम बोधक क्रिया में अंतर। ये काफ़ी कंफ्यूज करते हैं कि नाम धातु क्रिया क्या होती है और नाम बोधक क्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर अच्छे से समझना है आपको। संज्ञा प्लस आना या इयाना या ना, ये तीन प्रत्यय होते हैं। यदि इन तीन प्रत्यय में से कोई भी आपका संज्ञा के साथ जुड़ता है तब आपका नाम धातु क्रिया होता है। नाम बोधक क्रिया क्या होता है? जब आपका संज्ञा या विशेषण के साथ यदि आपका क्रिया जुड़ता है तब होता है आपका नाम बोधक क्रिया। देखिए, नाम धातु क्रिया कब होगा? जब संज्ञा के साथ आना या इयाना या ना प्रत्यय जुड़ा होगा, तब होगा आपका नाम धातु क्रिया। नाम बोधक क्रिया कब होगा? जब संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जुड़ जाए, तब होगा आपका नाम बोधक क्रिया। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। लात प्लस इयाना इजुकल टू लतियाना। ठीक, लात प्लस इयाना इजुकल टू लतियाना। दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। शर्म प्लस आना इजुकल टू शर्माना। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल है लज्जा प्लस ना इजुकल टू लज्जाना। ठीक, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका मार प्लस ना इजुकल टू मारना, या फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका खेल प्लस ना इजुकल टू खेलना। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं जो होंगी जिसके साथ देखिए ये संज्ञा के साथ यदि आना इयाना या ना प्रत्यय जुड़ा होगा तब आपका क्या होगा? नाम धातु क्रिया होगा। ठीक, अब नाम बोधक क्रिया क्या होती है? एग्जाम्पल से समझते हैं। आंख प्लस मारना इजुकल टू आंख मारना। ठीक, आंख प्लस मारना इजुकल टू आंख मारना। देखिए, आंख क्या है? आपका संज्ञा है, मारना क्या है? आपका क्रिया है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। गाली प्लस देना। गाली क्या है? आपका एक संज्ञा है, और देना क्या है? आपका क्रिया है। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होगा? गाली देना। यहां पर गोली प्लस मारना इजकल टू गोली मारना। ठीक, तो ये क्रियाएं आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट पढ़ना है प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया देखते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें पढ़ना है प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और से कार्य कराता है तब वहां पर क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। राम ने सीता से कपड़े धुलवाए। ठीक, राम ने सीता से कपड़े धुलवाए। देखिए, राम ने स्वयं कार्य नहीं किया है बल्कि सीता से कराया है, तब वहां पर क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया होगा। जब क्रिया स्वयं ना करके, कर्ता जब क्रिया स्वयं ना करके किसी और से कराता है तब वहां पर क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया होता है। देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया जो होता है वो आपका दो प्रकार से होता है। पहला होता है आपका प्रथम प्रेरणार्थक, और दूसरा होता है आपका
द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक, अब देखिए प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है, क्रिया प्लस आना प्रत्यय। जब क्रिया के साथ आपका आना प्रत्यय जुड़ा होगा तब क्या होगी आपकी प्रथम प्रेरणार्थक। उसी प्रकार से द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होगा, क्रिया प्लस बाना प्रत्यय। ठीक, जब क्रिया के साथ आपका बाना प्रत्यय जुड़ा होगा तब आपका होगा द्वितीय प्रेरणार्थक। कैसे होगा, एग्जांपल से समझते हैं। खेलना प्लस आना इक्वल टू खिलाना। ठीक, इसी प्रकार से चढ़ना प्लस आना इक्वल टू चढ़ाना। ठीक, तो इस प्रकार से आपकी प्रथम प्रेरणार्थक होती हैं। जब किसी क्रिया के साथ यदि आना प्रत्यय जुड़ा हो तो वो होती है आपकी प्रथम प्रेरणार्थक। इसके बाद द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होती है, खेलना प्लस बाना प्रत्यय इक्वल टू खिलवाना। इसी प्रकार से चढ़ना प्लस बाना प्रत्यय, ठीक, इक्वल टू चढ़वाना। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जब कभी भी प्रथम प्रेरणार्थक होगी तो वहाँ पर क्या होगा, क्रिया के साथ आना प्रत्यय लगा होगा। यदि द्वितीय प्रेरणार्थक होगी तो वहाँ पर क्या होगा, क्रिया के साथ बाना प्रत्यय लगा होगा। ठीक, तो आपके जो भी आपके पार्ट हैं, जो 8 पार्ट हो चुके हैं, आपके 2 पार्ट अभी भी बचे हुए हैं। क्रिया के जो भेद हैं, अभी 2 भेद अभी बचे हुए हैं, तो उन्हें कंप्लीट करते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्रिया के हमारे लास्ट 2 भेद बचे हैं, एक 9वां और एक 10वां। 9वां है आपका अनुकरणात्मक क्रिया। तो अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया मूल जिस क्रिया के मूल शब्द का अनुकरण हो वो क्या कहलाती है, आपकी अनुकरणात्मक क्रिया। जैसे कि हिन हिनाना, भिन भिनाना। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, हिन। हिन जो शब्द है यहाँ पर भी हिन है, यानी कि मूल शब्द जो है इसका क्या हो रहा है, अनुकरण हो रहा है। भिन का यहाँ पर भी अनुकरण हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, भिन भिनाना। ठीक, इसी प्रकार से टिम टिमाना, बुध बुदाना, फुस फुसाना। ठीक, भिन भिनाना, हिन हिनाना, टिमटिमाना, बुद बुदाना और फुसफुसाना। इस प्रकार की जो भी आपकी क्रियाएं होंगी जहां पर क्या हो रहा है, आपका मूल शब्द का, ठीक, मूल शब्द का अनुकरण, यानी कि मूल शब्द क्या है, भिन, और भिन का क्या हो रहा है, अनुकरण। फुस, यहाँ पर ये मूल शब्द है, इसका क्या हो रहा है, अनुकरण हो रहा है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर भी मूल शब्द का अनुकरण होगा, वहां पर क्या होगी, आपकी अनुकरणात्मक क्रिया। अब है आपकी अस्मापिका क्रिया। तो अस्मापिका क्रिया क्या होती है, इसे समझते हैं। जो क्रिया वाक्य के अंत में ना आकर संज्ञा या सर्वनाम के साथ पहले ही प्रयोग हो। जो क्रिया वाक्य के अंत में ना आकर संज्ञा या सर्वनाम के साथ पहले ही वाक्य में प्रयोग की जाए वह क्या होगी, आपकी अस्मापिका क्रिया। ये चीज आपको अच्छे से समझ नहीं आ रही होगी तो एग्जांपल से समझते हैं। घोड़ा
दौड़ते हुए आया। ठीक। सोता हुआ बच्चा अच्छा लगता है। ठीक। इसके बाद कल कल करता जल देखिए, घोड़ा यहाँ पर एक संज्ञा है, जल यहाँ पर एक संज्ञा है, बच्चा यहाँ पर एक संज्ञा है। देखिए यहाँ पर क्रिया क्या है, सोता हुआ। अब ये सोता हुआ जो क्रिया है, ये क्रिया इसके साथ यानी कि पहले ही प्रयोग की जा रही है, लास्ट में प्रयोग नहीं की जा रही है। देखिए लगता है ये भी एक क्रिया है, लेकिन ये क्या है, वाक्य के अंत में प्रयोग की जा रही है। तो अस्मापिका क्रिया क्या होगी, ये यहाँ पर सोता हुआ, ये आपका अस्मापिका क्रिया होगी। ठीक। यहाँ पर इसी प्रकार से घोड़ा दौड़ते हुए जो क्रिया है, ये संज्ञा के साथ प्रयोग हो रही है, क्योंकि घोड़ा यहाँ पर संज्ञा है, संज्ञा के साथ क्या प्रयोग हो रही है, दौड़ते हुए। यहाँ पर आया भी एक क्रिया है, लेकिन ये आपकी अस्मापिका क्रिया नहीं होगी। अस्मापिका क्रिया क्या होती है, जो कि वाक्य के अंत में प्रयोग ना की जाए, बल्कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ पहले ही प्रयोग कर ली जाए, उसे कहते हैं हम अस्मापिका क्रिया। तो घोड़ा के साथ जो भी आपकी क्रिया है दौड़ते हुए, ये आपकी कहलाएगी अस्मापिका क्रिया। इसी प्रकार से कल कल करता जल, ये जो क्रिया है, ये आपकी जल जो है ये संज्ञा है, और संज्ञा के साथ यहाँ पर ये कल कल करता जल, ये आपकी प्रयोग की जा रही है। तो ये होगी आपकी अस्मापिका क्रिया। और यहाँ पर बह रहा है, ये भी आपकी क्रियाएं हैं, लेकिन ये वाक्य के अंत में प्रयोग की जा रही है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग की जाने वाली क्रिया जो होगी, वो होगी आपकी अस्मापिका क्रिया। तो यहाँ तक आपको अच्छे से ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। यदि किसी भी प्रकार का यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपका डाउट होगा वो आपका दूर किया जाएगा। ठीक। इसके बाद हम संज्ञा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।